दोस्तों, यूपी के झांसी में एक किसान अपने खेत में होता है और उसे अजीब सी बदबू आती है। वो सोचता है इस तरीके का खाद तो उसने कभी देखा ही नहीं है, इतना जो स्मेल कर रहा हो। तो वो पास में ही कुआं होता है, उस कुआं के पास जाता है। कुआं में देखता है तो 2 बोरी खाद का पड़ा होता है। वो देखता है ये खाद जो है पानी में कौन डालता है, क्योंकि पानी में तो ये गल जाएगा। तो फिर वो और अजीब स्मेल आ रही थी, तो वो आस-पास के किसानों को बुलाता है। सारे किसान आते हैं, उसमें से एक समझदार व्यक्ति होता है, वो कहता है देखो इसको मत छेड़ो, पुलिस को बुलाओ। 112 नंबर पे कॉल किया जाता है, पुलिस आती है धड़ाधड़। पुलिस आने के बाद देखती है, देखने के बाद बॉडी को निकाला जाता है, बॉडी को निकालने के बाद बॉडी को खोला जाता है। तो ये पाया जाता है जो इसमें तो एक लेडीज का लाश है। अच्छा, उसके बाद जितने पानी होते हैं उस कुएं में सारे पानी को बाहर निकाला जाता है और ढूंढा जाता है। दोस्तों, ये बताऊं, ये कहानी के सच्ची सफर पे चलूं इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल घंटी बजा लें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। दोस्तों, ये कहानी है एक्चुअली मध्य प्रदेश की, रचना यादव की। दोस्तों, रचना यादव मध्य प्रदेश में एक गांव पड़ता है, वहाँ पे पैदा होती है, बड़ी होती है, पढ़ाई लिखाई करने के बाद बड़ी होती है। बड़ी होने के बाद उसके घर वाले शादी कर देते हैं मध्य प्रदेश में ही शिवराज यादव से। शिवराज यादव से शादी होती है, पूरे गांव में ये बात फैल जाती है। जब रचना अपने ससुराल आती है तो पूरे गांव में ये बात फैल जाती है जो शिवराज की जो बहू है, बीबी है, वो काफ़ी सुंदर है, सुशील है। बहुत सारी ये कहानी उसकी बीवी की चलती रहती है। उसी बीच में इसके 2 बच्चे भी हो जाते हैं, 5 साल भी पूरे हो गए होते हैं शादी के। अच्छा, इस बीच में कई आशिक हो जाते हैं। इसकी इतनी सुंदर थी रचना यादव, जो इसके ससुराल में ही कई आशिक हो जाते हैं। आशिक होने के बाद रचना यादव के चर्चे होने लगते हैं, फिर शिवराज तक ये बात पहुंचती है। उसे ये बात सुन के अच्छी नहीं लगती और वो अपने बीवी को कहती है ये सब छोड़ दो, गलत है, 2 बच्चे भी हो गए हैं, अब बड़े हो रहे हैं बच्चे। लेकिन रचना मानने को तैयार नहीं होती और उसकी आशिकी परवान चढ़ती है और गांव घर सबको पता हो जाता है। फिर दोनों में लड़ाई होती है। लड़ाई होने के बाद रचना ये डिसीजन लेती है जो मैं मैके चली जाऊंगी। अब शिवराज भी खुश हो जाता है जो चलो कम से कम इससे जान तो छूटा। अब वो अपने मैके जाके रहने लग जाती है। उसी बीच में रचना की मुलाकात, जब शिवराज को छोड़ा था उसके 2 साल के बाद मुलाकात होती है झांसी के एक शख्स से, जो झांसी का रहने वाला होता है। मुलाकात या इश्क में बदलता है, इश्क अय्याशी में बदलता है और फिर दोनों साथ रहने की कस्में खा लेते हैं। उसके बाद फिर से रचना शादी कर लेती है और इस लड़के के साथ चली जाती है। इस लड़के के साथ रहते रहते 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल के बाद रचना कोर्ट जाती है और केस करती है उस अपने पति पे और अपने पति के बड़े भाई मतलब अपने जेठ पे, जो मेरा जेठ बलात्कार करता है और इसमें मेरा पति भी शामिल है। अब ये केस चल रहा होता है तो दोनों में मनमुटाव भी हो जाता है, रचना फिर से अलग रहने लग जाती है। और जब ये केस चल रहा होता है झांसी में, तो झांसी में ही एक गांव पड़ता है। वहाँ पे एक होते हैं पूर्व प्रधान। प्रधान जी दिलफिक किस्म का आदमी होते हैं, बहुत अय्याशी वाले आदमी होते हैं और वो मिल जाते हैं रचना को। रचना को कहते हैं, रचना सारी बात बताती है। रचना के दुख दुख में शामिल होते हैं प्रधान जी, और प्रधान जी के मन में तो लड्डू फूटता रहता है। और फिर धीरे धीरे प्रधान जी रचना को कहते हैं जो तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे जितने भी ये कहने का मतलब है जो जितने भी तुम्हें पैसे लगेंगे इस केस के पैरवी में, या जो भी हेल्प मिलेगा मैं लगेगा मैं करूँगा। रचना तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी सारी टेंशन मैं दूर कर दूंगा। वो भी खुश हो जाती है, रचना भी खुश होती है। प्रधान जी के साथ डेली मुलाकात होने लग जाती है। डेली मुलाकात होते होते आखिर प्रधान जी एक दिन पंचायत बैठा देते हैं और रचना को अपने आगोश में ले लेते हैं। दोस्तों, अब रचना प्रधान जी दोनों एक हो चुके थे दोनों। फिर प्रधान जी सोचते हैं जो क्या करूं, इसको एक जगह दिया जाए जहाँ पे रहे। झांसी में ही एक जगह है, शहर में ही एक 2 BHK फ्लैट लेते हैं और प्रधान जी मतलब पूर्व प्रधान होते हैं, प्रधान जी और रचना एक फ्लैट में रहने लग जाते हैं। रहते रहते डेली प्रधान जी पंचायत लगाया करते थे और रचना भी बहुत खुशी होती थी उनके पंचायत से।
अब दोनों रहने लग जाते हैं। प्रधान जी के 20-21 साल का बेटा भी होता है और एक 16 साल का बेटा होता है। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में अय्याशी कर रहे होते हैं। अय्याशी करते करते रचना कहती है, देखो मैं इस तरीके से नहीं रह सकती, मेरे साथ आप शादी कर लो। अब क्या होता है, तब तक रचना का जो पति था जिससे केस चल रहा था, उसकी देहांत हो जाती है, वो किसी बीमारी से मर जाता है। अब रचना जो है और प्रधान जी के ऊपर, पूर्व प्रधान जी संजीव पटेल के ऊपर और दबाव बढ़ाने लग जाती है। दबाव बढ़ाते बढ़ाते उसके बाद प्रधान जी भी तंग आ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, 7 अगस्त 2025 को रचना की तबीयत खराब होती है। अब रचना की जब तबीयत खराब होती है तो प्रधान जी उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, बढ़िया से इलाज कराते हैं। 8 तारीख को उसको डिस्चार्ज होना था। डॉक्टर ने बोल दिया था अब ठीक हो गई है, इसे ले जाइए। फिर प्रधान जी सोचते हैं चलो इसको लेके चलते हैं घर, लेकिन रचना जो है नाटक शुरू कर देती है। रचना कहती है नहीं, मैं ऐसे घर नहीं जाऊंगी, पहले तुम बोलो तुम मेरे से शादी करोगे तब जाऊंगी। अब प्रधान जी फंस जाते हैं। प्रधान जी सोचते हैं यार क्या करे नहीं करे। फिर वो कहते हैं देखो अभी राखी का दिन है, 9 तारीख को राखी है, कोर्ट कचहरी सब बंद है, तो अभी जाने का कोई फायदा नहीं, जिद करने का तुम्हारा कोई फायदा नहीं। देखो रचना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये वो सारी बातें हो जाती है। फिर रचना भी मान जाती है और जाने को प्रधान जी के साथ फिर से वो फ्लैट में चली जाती है। हॉस्पिटल से छुटकारा मिल जाता है। रचना और प्रधान जी फिर पंचायत लगाते हैं उस फ्लैट में, दोनों मस्ती करते हैं और दारू वारू पीते हैं। फिर प्रधान जी सोचते हैं यार 9 तारीख बीत जाती है, 10 तारीख आ जाता है। प्रधान जी सोचते हैं यार क्या करें, ये तो पीछा छोड़ेगी नहीं। फिर प्रधान जी जो है अपने भतीजा को बताते हैं। उसका जो भतीजा होता है 2-3 साल पहले एक लड़की को मर्डर करके जेल जा चुका होता है। तो प्रधान जी जब ये बात कहते हैं बेटा मैं इस तरीके से फंसा हुआ हूँ, वैसे उनका जो भतीजा था वो भी जानता था ये सारी बातें। तो फिर जब सारी बातें जानता था भतीजा, वो कहता है चाचा आप बेफिक्र रहो, मैं आपके लिए जान दे दूंगा। और वो ऐसा करता भी है। फिर दोनों में प्लान बनता है और वो रचना को लेके कहीं घूमने की प्लान बनाते हैं। पूर्व प्रधान जी लेके निकलते हैं रचना को, अपने भतीजे को, और उसका भतीजा पूर्व प्रधान का भतीजा अपने एक दोस्त को ले लेता है प्रदीप अहिरबार को, और चल देते हैं घूमने। जाते हैं घूमते घूमते एक नदी का किनारा होता है, वहीं बैठते हैं और प्रधान जी भतीजे को कहते हैं पैक बना बेटे। और भतीजा जो संजीव पाल होता है वो पैक बनाना शुरू करता है और चारों मिलके वहाँ पे दारू पीते हैं, मस्ती करते हैं। उसके बाद प्रधान जी फिर से रचना को कार में ही पंचायत लगाना शुरू कर देते हैं। रचना भी खुश होती है। जब पंचायत लगा लेते हैं प्रधान जी, तो उसका भतीजा कहता है जो रचना प्रधान जी को क्यों परेशान कर रही हो, तुम इन्होंने सारा खर्चा दे रखा है और तुम रहती भी हो अच्छे से, तो शादी वादी की बातें छोड़ो, ऐसे ही रहो। रचना कहती है बात गलत है, मैं ऐसे नहीं रहूंगी। फिर प्रधान जी से वो पूछते हैं देखो दोनों में लड़ाई हो जाती है। दोनों में लड़ाई होने के बाद मतलब संजीव पाल प्रधान जी के भतीजे और रचना में लड़ाई हो जाती है। तो फिर वो रचना सोचती है प्रधान के सामने उसका भतीजा ऐसे बोल रहा है, तो फिर रचना कहती है जो देखो प्रधान जी ऐसे ये कर रहा है, ये बात क्या ठीक है? तो प्रधान जी कहते हैं बिल्कुल ठीक है, जो वो कह रहा है बिल्कुल सही है। तो इसको लगता है जो देखो वो भी धमकी देती है प्रधान को, जो देखो बाहर चलो फिर तुम्हें बताऊंगा, आज चलो फिर थाने में मैं केस करती हूँ, जिंदगी भर तुम्हें जेल में सरवाऊंगी। बस प्रधान इतना सुनता है और वो रचना के ऊपर संरचना कर देता है, आक्रमण कर देता है और गला दबा के रचना को मौत के घाट उतार देता है। ये दोनों लड़के, जो भतीजा था और भतीजे का दोस्त, वो रचना का टांग पकड़ता है और प्रधान जी गला दबा देते हैं। गला दबाने के बाद वहीं पे एक चूरबार नदी है, उस नदी के ऊपर नदी में फेंकने का प्लान बनता है, लेकिन कहीं से 112 नंबर की जिप्सी अपना टास्क पूरा कर रही होती है, घूम रही होती है। फिर वहां से ये लोग लेके निकलते हैं और एक जंगल में बहुत बड़ा ग्राउंड है, उस ग्राउंड मतलब खेत है, चारों ओर खेत ही खेत है, 5 किलोमीटर तक कुछ नहीं है। वही एक कुआं था, किसानों ने खोद रखा था पानी पीने के लिए। उप प्रधान जी को ये सारी बात पता थी, वहीं जाके रचना को खाद के बोरी में डाल के फेंक देते हैं। अब दोस्तों आप कहोगे ये बात कैसे खुली, ये लोग कैसे पकड़े गए? तो रचना का जो भाई था
जिसको ये प्रधान से पैसे लेके, किसी भी लड़के को फंसा के पैसे लेके घर पे जो देती थी। प्रधान का ये भी कहना था, जो प्रधान ने 3-4 साल के अंदर 20 लाख रुपए इसको दे चुका था। तो फिर भाई का फोन आता है 9 तारीख को, तो 9 तारीख को तो ये हॉस्पिटल में होती है, कहती आज मैं नहीं, 8 तारीख को तो हॉस्पिटल में होती है, कहती मैं नहीं मिल पाऊंगी। 9 तारीख को इसका फोन बंद होता है, लगातार इसका भाई 10-11 तारीख तक फोन करता रहता, नहीं मिलता है। फिर वो, उसको पता था झांसी में कहाँ रहती है मेरी बहन, वहां जाके ये पुलिस में जाता है। पुलिस में जाने के बाद फिर पत्ता खुलता है, शिनाख्त होती है, पहचान होती है, सब पता लग जाता है। फिर उसके भाई से लिंक जुड़ता है प्रधान का, और फिर प्रधान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके भतीजे को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, और उसका जो भतीजे का दोस्त होता है उसको एक हाफ इनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया जाता है, और यहीं पे ये बात खुल जाती है। अब दोस्तों, मुझे ये कहानी सुनाने का मतलब किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, बाकी आपको जागरूक करना था। देखिए, इस अय्यासी में फिर दो घर बर्बाद हो गए। रचना का तो कोई नहीं था, लेकिन उप प्रधान का बेटा था, और दो बड़े बेटे थे जो पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, बीबी थी, वो सब बर्बाद हो गया दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूँ, इश्क को अय्यासी में मत बदलो, नहीं तो जिंदगी तबाह हो जाएगी। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट करके, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना है और बेल घंटी बजाना है। फिर दूसरे सच्ची कहानी में मिलते हैं आपके साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।